आज़ाद भारत के लिए जो एक्ट आया था दैट इज़ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, उसके बारे में बात करेंगे। इस एक्ट ने हमारे यहाँ पे फिक्स कर दिया था कि इंडिया को आज़ादी मिलेगी। इसके कुछ प्रोविजंस हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं भी और नहीं भी, इतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें वो हम सबको पता है कि क्या क्या हुआ था। ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो भी रूल था इंडिया के अंदर वो ख़त्म होना था, ब्रिटिश की मोनार्की ख़त्म होनी थी, हमारे खुद की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आनी थी, भारत का पार्टीशन होना था। तो ये सारे प्रोविजन इस एक्ट के अंदर करे गए थे। तो एक बार देख लेते हैं कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या बातें करी गई थी। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसका सबसे पहला प्रोविजन देखो, इसका सबसे पहला प्रोविजन क्या कहता है कि it ended the British rule in India and declared India as an independent and sovereign state from इतना। हमें पता है ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल ख़त्म हो गया था, इंडिया को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया था। और कौन सी तारीख से? 15 अगस्त 1947 से, क्योंकि हमें आज़ादी जो मिली थी वो 15 अगस्त 1947 को ही मिली थी। इट प्रोवाइडेड It provided for the partition of India and creation of the two independent domains of India and Pakistan with right to seats from the British Commonwealth। इस एक्ट ने ये भी कहा, देखो क्या हुआ था, एक चीज़ बताती हूँ। फैब 20 को क्या हुआ था, एक मिनट देख लो। फैब 20 को क्लेमेंट एटली एटली ब्रिटिश पीएम थे, ठीक है, पीएम थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन था उस टाइम पर। तो ये थी। अब इन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम जून 30, शायद मैं डेट एक बार देख लेना, बट मेरे हिसाब से ये सही है, जून 30 1948 तक हम इंडिया के अंदर पूरा कंट्रोल छोड़ देंगे, ठीक है, और सारी इंडिपेंडेंस मतलब घोषित कर देंगे, इंडिया को हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही घोषणा होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मुस्लिम लीग होती है ना, वो पार्टीशन की बात करने लग जाती है कि हमें अपने लिए एक अलग स्टेट चाहिए, एक कंट्री चाहिए। तो मुस्लिम लीग जब करने लग जाती है, बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, तो वहाँ पे माउंटबेटन प्लान आता है। तो माउंटबेटन उस टाइम पे अपने वॉइसरॉय ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है, ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये माउंटबेटन का प्लान आता है। और ये माउंट प्लान जो होता है वो माउंटबेटन प्लान ऑफ पार्टीशन कहलाता है। और पार्टीशन होने के बाद इस एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न करा जाता है कि यहाँ पे क्रिएशन ऑफ दो इंडिपेंडेंट डोमिनेंस बनाई जाएगी, एक तो इंडिया का और एक पाकिस्तान का। और इनके पास इस बात का अधिकार होगा कि ये ब्रिटिश को कॉमनवेल्थ के अंदर आना चाहते हैं या फिर नहीं आना चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से निकले तो ये निकल भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसने बोला, इस एक्ट ने इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय। ऑब्वियसली बात है, ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय ब्रिटिश के टाइम पे था, ये तो हटना ही है, हटेगा। Provided for the each dominion as governor general was to be appointed by the British king on advice of the Dominion cabinet, ठीक है। His Majesty government in the Britain was to have no responsibility with respect to the government of India और पाकिस्तान। इसने ऐसा बोला कि ये एक्ट इस बात का प्रावधान करता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके पास कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान की, ठीक है। और वैसी बात है, जब ब्रिटिश का राज ही खत्म हो रहा है, इंडिपेंडेंस मिल रही है, तो फिर वो वहाँ पे क्या करेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रोविजन ये कहता है कि इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द टू डोमेन्स टू फ्रेम एंड अडॉप्ट। इसने बोला ऑब्वियसली बात, जब देखो इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया, अब इनको किस पे रूल करना है, इनका एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये जो एक्ट था ये एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें जिसे फ्रेम कर सकें, अडॉप्ट करा जा सके रिस्पेक्टिव नेशन के द्वारा। और उसकी एंड टू, अगर ये चाहते हैं तो ये अपने कोई भी एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का उसको रिपील भी कर सकते हैं, मतलब अपने खुद के लिए भी बना सकते हैं, उसी एक्ट को कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनकी मर्जी है। लेकिन ये यहाँ पे एम्पावर कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, दोनों इंडिया और पाकिस्तान की, आप अपने अपने देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अपने देश में शासन चलाने के लिए या फिर देश के लिए, मतलब कैसे भी तरह से आपको जो रूल्स, सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं आप वो बना सकते हो, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम कर सकते हो। और जो भी अडॉप्ट करना है, जिसके भी रूल्स अडॉप्ट करने हैं, आप अपनी मर्जी से अडॉप्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ये बोलता है, इट एम्पावर इट एम्पावर्स द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ बोथ द डोमेन्स फॉर द, ये रिस्पेक्टिव होगा, रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड एंड एनफोर्स्ड। इसने एम्पावर करा था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज बनाई थी ना, तो वो अपने जितने भी लॉज वगैरह, लेजिस्लेचर हैं, वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता वो उसको कंटिन्यू कर सकती हैं, ठीक है। और इधर बोला कि नो
एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास आफ्टर, कोई भी एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का 15 अगस्त 1947 के बाद पास होगा वो वॉज टू एक्सटेंड टू ईदर, वो इंडिया के किसी भी पार्ट में नहीं लगेगा, वो पाकिस्तान के किसी भी पार्ट में नहीं लगेगा, ठीक है। वॉज एक्सटेंड टू ईदर न्यू डोमेन्स अनलेस इट वॉज एक्सटेंडेड देयर बाय अ लॉ ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द वुमेन। जो भी लॉ बनेगा इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट का, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के दौरान अगस्त 1947 के बाद, अगर दोनों जो इंडिया और पाकिस्तान है, अगर दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली अगर वो चाहती है उसको लागू करना तो वो लागू कर सकती है, लेकिन वो अपनी मर्जी से लागू नहीं कर सकता, ब्रिटिश गवर्नमेंट उस चीज़ को लागू नहीं कर सकता। यानी ऑब्वियस बस इतना सिंपल सी बात है, इतना कह दो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो अगर वो लॉ 15 अगस्त के बाद बनाती भी है तो इंडिया और पाकिस्तान को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी इंडिया और पाकिस्तान की मर्जी है कि उनको उस लॉ को कॉपी करना है या फिर नहीं करना है, ये इस प्रोविजन में कहा गया है। देन उसके बाद इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो 1858 के अंदर बना था, क्राउन रूल जब आया था तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो हटे गए, उसको काउंसिल सपोर्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी, वो सब कुछ हटने ही है। और यहाँ पे ट्रांसफ़र किसको कर दिया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ को सारा पावर और फंक्शंस, ठीक है। इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट, ठीक है, ये भी पता है। देखो इस एक्ट ने ये बोला कि जो इंडिया के अंदर अगर उसका पावर खत्म हो रहा है तो जो प्रिंसली स्टेट्स है उस पर भी उसका पावर खत्म हो रहा है, और जो ट्राइबल एरिया से उनके रिलेशंस थे वो भी खत्म हो रहे हैं। यानी इंडिया के अंदर जितनी भी ये मैं थोड़ा सा मैप थोड़ी सी बनाने की कोशिश करती हूँ इस टाइम पे, मतलब ये चीज़ है। तो ये मतलब आप कह सकते हो ये पूरा जो इंडिया है हमारा, ये हमारा पूरा इंडिया है, इसके अंदर ऐसा कोई मतलब ये थोड़ा सा ऐसे अड्रप्ट बना है बट मैंने कोशिश करी है ना। तो यहाँ से ये पूरे इंडिया के अंदर, इस पूरे इंडिया के अंदर ट्राइबल एरियाज़ की बात करूँ या फिर आप किसी की बात करो, देखो यहाँ पे जम्मू कश्मीर को छोड़ दो ये अलग केस था, यहाँ पे हैदराबाद जो था उसको अलग केस है, और यहाँ पे जो गुजरात के अंदर जूनागढ़ वाला केस था ये अलग था, और बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी थे छोटे छोटे यहाँ पे ना। तो इन सब पे उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश का रिलेशंस है प्रिंसली स्टेट से और ट्राइबल अफेयर्स थे इस पूरे एरिया के अंदर, वो उससे वो ख़त्म होता है इस एक्ट के बाद, ठीक है। अब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मर्जी है कि उसको आगे क्या करना है। इट ग्रांटेड फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स ईदर टू ज्वाइन, इसने ये फ्रीडम दे रखी थी कि जहाँ पे राजाओं को, प्रिंसली स्टेट्स कौन से थे जहाँ पे राजाओं का राज था, तो इस एक्ट ने ये फ्रीडम दी थी, इस एक्ट ने ये फ्रीडम दी थी कि वो या तो इंडिया को ज्वाइन करें या फिर वो पाकिस्तान को रहें या ज्वाइन करें या फिर वो खुद भी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ऐसी सारी रियासतें जो इंडिया के पास जाना चाहे तो इंडिया के पास जा सकती हैं, इस बात का फ्रीडम था। अगर वो पाकिस्तान के पास जाना चाहती हैं तो पाकिस्तान के पास जाए, उनके पास फ्रीडम था। और अगर वो स्वतंत्र रहना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं, तो ये भी उनके पास पावर था। फिर उसके बाद यहाँ पे आया, इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमेन्स दैट द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो यहाँ पर देखो एक्चुअली ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोला गया था जैसे इंडिया बन गया अब पाकिस्तान बन गया, अब यहाँ पे जिस दिन वो आज़ाद हुआ उस दिन तो उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं था कि उन्हें कैसे रूल करना है क्या करना है। तो उसने बोला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमने हमारे पास आया था इंडिया का एक्ट था 1935, उसके अनुसार रूल करा जा सकता है, ठीक है। और अगर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहें तो उस मॉडिफिकेशन को भी वो करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये उनके पास पावर थी। इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस मैंने बहुत थोड़े से लिए हैं जो बुक में मेंशन थे बस। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, इट रिप्रीव द ब्रिटिश मोनार्की ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल और आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल फॉर हिज अप्रूवल। सबसे पहले क्या था कि जब ब्रिटिश रूल था हमारे पास तो ब्रिटिश की मतलब जो क्राउन रूल था, तब हमें कोई भी बिल पास करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में परमिशन चाहिए होती थी, वहाँ से जब डायरेक्शंस आते थे तब करते थे। वीटो पावर जो अभी हमारे पास अभी एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट्स वगैरह के पास है, इंडिपेंडेंस की बात है, पहले वो वीटो पावर किसके पास था, ब्रिटिश मोनार्की के पास था। तो वो जो वीटो पावर था जो रिजर्वेशन करने का, बिल को रोकने का, अप्रूवल देने का, जितनी भी उनकी अथॉरिटी वो सारी छीन ली गई थी, मतलब अब उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था। बट दैट द राइट वॉज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल, द गवर्नर जनरल, और ये राइट किसके लिए रिजर्व कर दिया गया था, गवर्नर जनरल के लिए। और जो गवर्नर जनरल है वो अपना काम किसके करेगा, असेंट देगा किसी भी को, इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी।
अगर गवर्नर जनरल चाहता है कि वो मैजेस्टी की नेम पर ये देना चाहे तो वुड भी हैव द फुल पावर, उसको ऐसा था कि अगर वो करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट दिस राइट वाज ट्रांसफर रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल। द गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। अगर वो चाहे तो वो कर सकता है, नहीं तो उनकी मर्जी है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द डेजिग्नेटेड Governor General of India and the provincial governors as the constitutional head of the state, they were made to act on the advice of the respective council of ministers in all matters। देखो इंडिया के अंदर, जैसे सपोज इंडिया के अंदर ही बात करें तो इंडिया के अंदर यहाँ पे प्रोविंसेस हो जाएंगे, एक तो सेंट्रल हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, एक होते हैं प्रोविंसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रोविंसेस में का गवर्नर, यहाँ पे सेंटर का गवर्नर, गवर्नर जनरल। तो इन दोनों के पास ये चीज़ एटोनॉमी थी कि, एटोनॉमी नहीं सॉरी, इन ये लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनाए गए थे। इस सेंटर में तो गवर्नर जनरल है, प्रोविंसेस में गवर्नर्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं जो वहाँ के, जैसे यहाँ पे अपने इंडिया में भी प्रेसिडेंट है, तो वैसे ही यहाँ पे इन दोनों को बनाया गया था, गवर्नर जनरल और गवर्नर को। और ये किसके एडवाइस पे काम करेंगे, दैट इज़ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स। इनको एड और एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी सारे मैटर्स के अंदर। ये कब तक था, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हुआ था तब तक की बात करी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो जाता तो ये चीज़ें हट जाती, हट भी गई थी, और ऑलमोस्ट पूरी तरह से नहीं लेकिन बहुत कुछ चेंज कर दिया गया। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ द एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। आपको भी पता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा, वेडिंग्स वगैरह देखी होगी, टेलीकास्ट होती है ब्रिटेन की जो मोनार्की है उसकी वेडिंग्स होती है, उनके कुछ बहुत बड़े फंक्शंस वगैरह होते हैं तो वो भी होते हैं। तो अब इनमें जब है ना इनके टाइटल्स को अनाउंस करा जाता है तो इनमें बहुत सारे आते हैं, ड्यूचेस, डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, पता नहीं क्या क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर इनके जो टाइटल था, इनके टाइटल में से द किंग ऑफ इंडिया को ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि अब ये किंग इंडिया के किंग नहीं थे या फिर क्वीन नहीं थी। इंडिया अब जो था वो इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक स्टेट था, इसका हेड जो होगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये जो एम्परर ऑफ इंडिया था वो रॉयल टाइटल्स में से टाइटल जो किंग ऑफ इंग्लैंड थे उसमें से हटा दिया गया था। It discontinued the appointment of civil service and reservation of the post by the Secretary of the State for India. The member of civil service appointed before इतना would continue to enjoy all benefits that they were entitled to that time। इसने ऐसा बोला कि जो सिविल सर्विस रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट होता था ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरह, वो चीज़ डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स 15 अगस्त 1947 से पहले बन चुके थे वो कंटिन्यू रहेंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे, वो अपने टाइटल्स पोजीशंस पावर्स वो सब वही इंजॉय करेंगे जो उन्हें इंडिपेंडेंस से पहले थी। ऐसा नहीं था कि सपोज ए जो है ए पर्सन अपन 15 अगस्त 1947 को कलेक्टर है, ठीक है कहीं का, अब ये कलेक्टर है लेकिन अगर जैसी आज़ादी आ गई तो ये कलेक्टर नहीं, इसको कलेक्टर से रिज़ाइन करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं था। ही मस्ट, अगर वो कलेक्टर था तो वो अभी भी कलेक्टर रहेगा, उसके पास जो पावर्स थे वो अभी भी वो पावर्स रहेंगे, पोजीशन रहेगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहता है तो तब की बात अलग है, लेकिन ही मस्ट बी इन द सेम पोजीशन एज अबाउट द प्रीवियस, पहले जो पोजीशन थी वही रहेगी, ठीक है।